नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। तो कैसे हो आप लोग, जल्दी से बताओ। और आज यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं और ये जो बेसिक ऑफ इंग्लिश थी, जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था, उसकी आज ये सेकंड क्लास है। कल हमारी क्लास पूरी नहीं हो पाई, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आज फिर से हम लोग इस क्लास को देख रहे हैं और इस चीज को आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाओ भाई। कैसे हो आप लोग, जल्दी से कमेंट करिए भाई। कैसे हो आप लोग? पंकज जी कैसे हो भाई? पंकज कैसे हो? और फिर से मैं आपको बता दूं, जो शाम की क्लास है आज वोकैब की, भाई बहुत ही बेहतरीन वोकैब की क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हम उन वर्ड से मिलने वाले हैं। आज मैं बेसिकली पूरा का पूरा रूट वर्ड पे काम कर रहा हूं और आपके लिए रूट वर्ड्स को लेके आ रहा हूं, जहां पे एक वर्ड से, एक छोटे से शब्द से हम लोग अनेक शब्द जो बनते हैं, उन सारे वर्ड्स को देखेंगे। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल जुड़िएगा और बिल्कुल बताइएगा कि वो क्लास कैसा लगा, और वहां पे बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ाई करिएगा। शिवानी जी गुड मॉर्निंग। तो भाई पंकज अच्छे हैं सर, तो बिल्कुल अच्छे रहो हमेशा, और हाँ पढ़ते रहना भाई। आप जान जाओ कि यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये बेसिक ऑफ इंग्लिश में लेके आया हूं, क्योंकि जिस बच्चे को इंग्लिश में बिल्कुल डर लगता है, जिस बच्चे को इंग्लिश कुछ भी नहीं समझ में आता, उसके लिए यहाँ पे ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से पहले इस क्लास को जरूर देख लेना। आपका इंग्लिश जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन ये क्लास आपका नजरिया बदल देगा इंग्लिश को पढ़ने का। क्योंकि इस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बता दिया था पूरा का पूरा। उसके बाद फ्रेज बता रहा था, जो हमारी क्लास फिर रुक गई नेटवर्क इश्यू होने की वजह से। आज क्लॉज को और सेंटेंसेस को मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा भाई, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये, मैं फिर से बता दे रहा हूं। और पूनम जी गुड आफ्टरनून। विश्वजीत सर ऑफलाइन शुरू हो गया है। अरे वाह क्या बात है विश्वजीत, ऑफलाइन शुरू हो गया तो ऑफलाइन का भी मजा लो, ऑनलाइन का भी मजा लो, अब दोनों तरीके से पढ़ो। सर मैं एयरफोर्स ग्रुप सी का एग्जाम देने कर्नाटक आया हूं। ओए ओए क्या बात है भाई पंकज, ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए, और पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से पेपर देना, बहुत अच्छे से देना, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। कल मैंने आप लोग को फ्रेज बताया था। पहले ये बताओ कि पार्ट ऑफ स्पीच सारा समझ में आया? मैंने 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताया था, वो सारा का सारा समझ में आया या नहीं, जल्दी बताओ। ऑफलाइन में मैच चल रही है कोई नहीं, आप इसको बाद में देख लेना, ऑफलाइन ज्यादा जरूरी है, आप उसको देख लो पहले। हाँ इसको रखना हो रखो, नहीं रखना हो तो रखो, जैसा करना वो करो। लेकिन भाई पहले ये बता दो, पार्ट ऑफ स्पीच सारा समझ में आया था? फ्रेजेस समझ में आया था? जो कल हम लोग ने फ्रेजेस की शुरुआत किया था। फ्रेजेस क्या होता है मैंने आपको बताया सर, शब्दों का एक ऐसा समूह जो काम एक जैसा ही करे, चाहे वो नाउन का काम करे, चाहे एडजेक्टिव का काम करे, चाहे एडवर्ब का काम करे, तो काम एक ही करता है, लेकिन उसमें कोई वर्ब नहीं होता, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेज, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। शाम को 6 बजे हमारी क्लास होगी वोकैब की रूट वर्ड्स के माध्यम से। तो कल मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को बता दिया था, हर एक चीज मैंने आप लोगों को पूरी बारीकी से समझाया था कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, इतने एग्जांपल्स लेके मैंने बताया था, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। विजय सिंह जय हिंद जय भारत, बिल्कुल भाई, जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन इतना बेहतरीन ढंग से बनाया था, बताया था कि भाई देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आता, आप सबको पता है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट लेकर नहीं आता, इसीलिए इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये सेंटेंस अपने में सही था। लेकिन जब मेरे को ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा, जब मैंने ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश की, तो ये वर्ब अलाउ नहीं किया। तो फिर मेरे को जरूरत किसकी पड़ेगी? मेरे को जरूरत पड़ेगी प्रीपोजिशन की। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट दो चीजों की मदद से बनता है, या तो वर्ब्स की मदद से, या तो प्रीपोजिशन की मदद से। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कल क्लास में बता दी थी। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी चीज को आगे बढ़ रहे हैं। कल फ्रेज भी बता दिया था। फ्रेज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका एक मीनिंग तो होता है, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, वो इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। इसीलिए फ्रेज कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाता, इसीलिए फ्रेज कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाता। फ्रेज के मैंने 5 प्रकार बढ़ाए थे: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब, एडवर्ब फ्रेज, वर्बल फ्रेज और फ्रेजल वर्ब, ये सब बताया था। उसके बाद नाउन फ्रेज, देखो भाई नाउन फ्रेज, नाउन किसका, एक नाउन किसका आपका क्या कहते हैं, नाउन किसका जवाब देता है सर? नाउन जवाब देता है हु का, हुम का और व्हाट का, और व्हाट का। इन तीन शब्द का, अगर इन तीन चीजों का कोई भी शब्द जवाब दे,
अगर एक वर्ड जवाब दे रहा है इनका हु, हुम और व्हाट का, तो वो शब्द आपका नाउन होगा। लेकिन अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका हु का जवाब दे तो वो शब्द आपका नाउन फ्रेज होता है। मैंने कहा आई बिल्ट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो भैया अ ब्यूटीफुल हाउस यहां पे किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का जवाब दे रहा है ना। मैंने क्या बनाया है, क्या क्या बनाया था? तो आप बोलोगे सर एक खूबसूरत सा घर। तो ये तीन वर्ड मिलके जिसमें एक ए आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और हाउस यहां पे नाउन है, ये तीन शब्द मिलके व्हाट का जवाब दे रहे हैं, तो ये बन गया अपना नाउन फ्रेज। ये बन गया अपना नाउन फ्रेज। अगला एग्जांपल, शी बॉट अ डिसेंट ब्लैक शर्ट, वो लाई थी लेकिन क्या लाई थी? एक डिसेंट ब्लैक शर्ट, तो ये भी व्हाट का जवाब दे रहा है। और ये चार शब्द है जिसमें शर्ट नाउन है, ब्लैक एडजेक्टिव है, डिसेंट भी एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, चार शब्द मिलके जवाब दे रहे हैं, तो ये भी बन गया नाउन फ्रेज। ये भी बन गया नाउन फ्रेज। मैंने कहा व्हाट इज फेनोमेनल, क्या चीज है फेनोमेनल? तो आप बोलोगे सर आपका आइडिया, आप आइडिया नहीं बोलोगे, आपका आइडिया बोलोगे, तो ये भी व्हाट का जवाब दे रहा है और ये भी व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये भी बन गया अपना नाउन फ्रेज। यहां तक की बात हम लोग ने किया था, है ना। उसके बाद मैंने एडजेक्टिव के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने एक एडजेक्टिव के बारे में बताया था कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। भाई आई एम वेरी हैप्पी, तो ये दो शब्द मिलके यहां पे आई के बारे में बता रहे हैं। और कोई भी शब्द अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो वो होता है एडजेक्टिव। और अगर दो या दो से ज्यादा शब्द मिलकर नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, बताए कि वो कैसे है, तो भाई वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये बन गया अपना एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। और हैप्पी यहां पे एडजेक्टिव है और हैप्पी की विशेषता बताने वाला वर्ड कौन है? वेरी। भाई एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। तो मैंने आपको कल ही बताया था, तो ये शब्द एडवर्ब है। द कॉस्ट ऑफ दिस कार, भाई ये द कॉस्ट ऑफ दिस कार ये क्या है? ये पूरा का पूरा व्हाट का जवाब दे रहा है। व्हाट इज वेरी हाई, क्या है सबसे बहुत ज्यादा? तो भाई आप बोलोगे व्हाट का जवाब ये दे रहा है और व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये बन गया अपना नाउन फ्रेज। ये बन गया नाउन फ्रेज। फिर उसके बाद मैंने देखा इज वेरी हाई, बहुत ही हाई है, बहुत ही ज्यादा है, इस कार की कीमत बहुत ही ज्यादा है। तो भाई ये वेरी हाई मिलके इस कार के बारे में बता रहा है, तो भाई ये कार के बारे में बता रहा है दो शब्द, तो ये बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। ये चीजें हो गई जिसमें हाई क्या है? हाई सर एडजेक्टिव है और वेरी क्या है? वेरी सर एडवर्ब है। ठीक, क्योंकि हाई के बारे में बता रहा, हाई लेकिन कितना हाई? बहुत हाई। तो वेरी हाई के बारे में बता रहा है, इसलिए जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, जो एडजेक्टिव के बारे में बताए, जो एडजेक्टिव से पहले आए वो एडवर्ब हो जाता है। ठीक, ये सारी चीजें मैंने बताया था आपको कल की क्लास में, फिर हमारा क्लास रुक गया था। अब आओ एडवर्ब। भाई एडवर्ब के सारे हिंट मैं यहां पे दे रहा हूं, मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको एडवर्ब के बारे में। कोई भी शब्द हो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे। भाई वर्ब, वो भी कौन सा वर्ब? सर एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देगा? तो याद रखो ये एक्शन कब हुआ। भाई कोई भी एक्शन हुआ, वो एक्शन कब हुआ? तो व्हेन का जवाब देना चाहिए। वो एक्शन कहां हुआ? तो ये भी बताएगा। और वो एक्शन कैसे हुआ? तो ये भी बताएगा हाउ। और वो एक्शन कितनी बार हुआ? तो आप बोलोगे हाउ ऑफन, यानी कि कितनी बार। तो कोई भी शब्द हो अगर व्हेन, वेयर, हाउ या हाउ ऑफन का जवाब दे रहा है, कोई भी शब्द हो, एक शब्द अगर व्हेन, वेयर, हाउ या हाउ ऑफन का जवाब दे रहा है, तो वो एक शब्द क्या होगा? वो एक शब्द होगा सर हमारा एडवर्ब। और अगर एक से ज्यादा शब्द मिलके व्हेन, वेयर, हाउ या हाउ ऑफन का जवाब दे, तो वो एक से ज्यादा शब्द मिलके अगर जवाब दे रहा है और उसमें कोई वर्ब नहीं है, तो वो बन जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। आओ देखो यहां पे आई रन। भाई आई रन, अगर मैं खाली फास्ट लिखूं यहां पे आई रन फास्ट, तो फास्ट हाउ का जवाब दे रहा है और हाउ का जवाब दे रहा है, तो फास्ट बन गया एडवर्ब। मैं दौड़ता हूं तेजी से, है ना। आई रन, हाउ आई रन, मैं कैसे दौड़ता हूं? मैं तेजी से दौड़ता हूं। लेकिन जब मैंने फिर यहां पे देखा कि सर यहां पे वेरी भी है, अब ये दोनों वर्ड मिलके इस रन के बारे में बता रहे हैं। मैं दौड़ता हूं लेकिन कैसे दौड़ता हूं? बहुत तेज दौड़ता हूं। तो बहुत तेज मिलके ये दोनों वर्ड मिलके हाउ का आपकी बार जवाब दे रहे हैं, तो ये दोनों वर्ड मिलके दे रहे हैं, तो ये दोनों वर्ड क्या बन गया? एडवर्ब फ्रेज। मैंने कहा दे मेट मी लास्ट मंथ। भाई लास्ट मंथ के अलावा मैं अगर यस्टरडे लिख दूं, यस्टरडे लिख दूं, भाई वो कब मिले थे? वो कब मिले थे मेरे से? यस्टरडे। यस्टरडे एक शब्द है, एक शब्द है और व्हेन का जवाब दे रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ये बन गया हमारा एडवर्ब। लेकिन अगर मैं देखूं लास्ट मंथ, दो शब्द मिलके मेरा व्हेन का जवाब दे रहे हैं, दो शब्द मिलके मेरा व्हेन का जवाब दे रहे हैं, तो ये बन गया अपना एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। समझ में आ रही मेरी बात? क्या ये बात समझ में आ रही है? शी वेंट होम।
अब देखो यहाँ पे ये मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूं, इस एग्जांपल को समझिएगा। मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, शी लाइक्स हर होम, शी लाइक्स हर होम। जरा अब देखो, शी लाइक्स वॉट, शी लाइक्स वॉट। अब ये वॉट का जवाब दे रहा है, उसको क्या पसंद है, उसको अपना घर पसंद है। तो भाई यहाँ पे जो होम है ना, होम नाउन हो गया, और हर क्या है, हर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये व्हाट का जवाब दे रहा है। तो आप कहोगे सर ये नाउन फ्रेज है, आप बोलोगे ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पे होम शब्द जो है ये नाउन का काम कर रहा है। ये लाइक्स क्या है सर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आता है ऑब्जेक्ट लेकर आता है, तो होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट बनता है नाउन या प्रोनाउन का, आप सबको पता है। तो ये होम यहाँ पे नाउन है। लेकिन जब मैंने इस सेंटेंस को देखा ना, शी वेंट कैसा वर्ब है सर, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि वेंट हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, वह गई, ठीक, वह गई, वह चली गई। अब यहां पे जब मैंने होम देखा ना, तो ये होम कहीं ना कहीं मेरा वेयर का जवाब दे रहा है। वह गई तो गई, लेकिन कहां गई, वेयर। तो वेयर का जवाब हमारा एडवर्ब देता है। इसका मतलब यही होम यहां पे बन गया एडवर्ब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो भाई, होम का पार्ट ऑफ स्पीच जब मैंने देखा, तो होम सर नाउन भी था, और वही होम मैंने यहां पे देखा, तो यहां होम हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो भैया शब्द किसका जवाब दे रहा है, या शब्द कैसा काम कर रहा है, ये बताता है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। यार रटना वटना नहीं है कि होम हमारा नाउन होता है, होम हमारा, बाकी हमारा होम आपका एडवर्ब होता है। ये जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वाक्य में, वो बताता है कि होम हमारा क्या है। तो शी वेंट होम, तो भाई शी वेंट होम, होम क्या हो गया, एक शब्द है जो कि वेयर का जवाब दे रहा है, तो होम यहाँ पे एडवर्ब बन गया। लेकिन अगर मैं बोलूं शी वेंट इन द मॉल, वो गई थी मॉल में, भाई मॉल क्या होता है, मॉल तो सर सिर्फ और सिर्फ नाउन होता है, तभी तो आर्टिकल द लगा। और भाई अगर ये वेंट क्या है, इंट्रांसिटिव, तो इंट्रांसिटिव है तो भाई ऑब्जेक्ट तो अलाउ करेगा नहीं, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब तो आ सकता है ना इंट्रांसिटिव के बाद, बिल्कुल आ सकता है। अब देखो इन क्या है, प्रीपोजिशन। तो भाई अब की बार ये तीन शब्द मिलके वेयर का जवाब दे रहे हैं, और वेयर का जवाब दे रहे हैं ये तीन शब्द मिलके। वो कहां गई थी, वो मॉल में गई थी, तो मॉल में गई थी, तो ये तीन शब्द मिलके जवाब दे रहा है। तो अब की बार ये बन गया एडवर्ब फ्रेज। क्या यहां तक की बात क्लियर है? जल्दी बताइए, एडवर्ब फ्रेज समझ में आ रहा है ना भाई? एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, ये तीन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है वर्बल फ्रेज, और वर्बल फ्रेज को आप एक और नाम से भी बोल सकते हो, कंपाउंड वर्ब या वर्ब कंपाउंड। वर्ब कंपाउंड क्या होता है, दो और तीन वर्ड्स मिलके अगर वर्ब का काम करे, उसी को कहते हैं वर्ब कंपाउंड। टू और मोर वर्ड्स एक्ट्स लाइक अ वर्ब, और वर्ब कंपाउंड इज नोन एज वर्बल फ्रेज। जैसे आई हैव फिनिश्ड, ये दो वर्ड मिलके आपका वर्ब का काम कर रहा है ना, ये दो वर्ड मिलकर वर्ब का काम कर रहा है, तो ये हो गया वर्बल फ्रेज। शी शुड नॉट गो, ये तीन वर्ड मिलके वर्ब का काम कर रहा है, तो यहां पे हो गया ये चीज वर्बल फ्रेज। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बस बता दिया, क्योंकि ये भी एक टाइप होता है। लास्ट है फ्रेजल वर्ब। सर फ्रेजल वर्ब क्या होता है, आप सबको पता है, जब भी कभी हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को रखते हैं, तो भाई उसका एक अपना मीनिंग होता है, उसका अपना एक क्या होता है, मीनिंग होता है, और उसी मीनिंग को हम लोग बोल देते हैं वर्बल फ्रेज। इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं फ्रेजल वर्ब। वर्बल फ्रेज नहीं, फ्रेजल वर्ब्स। चलो भाई अब देखो एग्जांपल, ही लुक्स आफ्टर दिस चाइल्ड। तो भाई लुक्स आफ्टर है, अगर विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ही लुक्स आफ्टर दिस चाइल्ड, यानी कि लुक्स आफ्टर का क्या मतलब होता है भाई, लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, देखभाल करना, जो भी स्पेलिंग होती है, देखभाल करना। तो भाई ही लुक्स आफ्टर, तो मैंने एक ये वर्ड यहां पे हम लोग ने देखा कि कभी भी लुक्स आफ्टर रहे, तो लुक्स आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर, टेकिंग केयर। तो भाई टेक केयर, टू टेक केयर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मैंने लिखा है द डिटेक्टिव इज लुकिंग इनटू। भाई लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब होता है, लुक इनटू। देखो यहां पे वर्ब एक ही है, लेकिन प्रीपोजिशन पलट रहा है, प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है, और इसका भी एक मीनिंग है। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि किसी भी चीज में दखल अंदाजी करना, ये देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अगला देखो फ्रेजल वर्ब लिखा है आई डील इन गारमेंट्स। तो भाई डील इन भी एक फ्रेजल वर्ब है, डील
इन भी एक फ्रेजल वर्ब है, डील के साथ इन जोड़ा गया है यहाँ पे। तो भाई डील इन का मतलब क्या है सर? डील इन का मतलब होता है बिजनेस करना। डील इन का मतलब होता है BUSS बिजनेस करना, टू डू बिजनेस। डील इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बिजनेस करना। नेक्स्ट देखो, आई कैन नॉट डील विद दिस नॉटी बॉयज। आई कैन नॉट डील विद दिस नॉटी बॉयज। भाई डील विद का मतलब क्या हो गया? डील विद का मतलब हो गया टॉलरेट करना। यहां आई कैन नॉट लिखा है तो नॉट मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, अब मैं झेल नहीं सकता। डील विथ मतलब होता है टू टॉलरेट, टू टॉलरेट यानी कि झेलना, एक तरीके से समझ लो। आई कैन नॉट डील विथ दीज नॉटी बॉयज, मैं इन नॉटीज बॉयज को अब टॉलरेट नहीं कर सकता, ये हो जाता है डील विद का मतलब। लास्ट में है डील आउट द क्लास शेड्यूल टू एवरीबडी। भाई डील आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। डील आउट, डील आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, डिस्ट्रीब्यूट। तो भाई ये वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब्स है, इनको भी आप लोग को याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये। ठीक, डील इन का मतलब टू डू बिजनेस, डील विद का मतलब टू टॉलरेट, डील आउट का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना। और वहीं अगर हम बात करें इधर लुक आफ्टर का मतलब टू टेक केयर, लुक इनटू का मतलब टू इन्वेस्टिगेट। तो ये फ्रेजल वर्ब है और जल्दी आप लोग का फ्रेजल वर्ब भी मैं करवाने वाला हूं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखो, अब आते हैं हम क्लॉज पे। तो आई होप ये फ्रेज आपको समझ में आ गया होगा फ्रेज होता क्या है, जो एक जैसा काम हो, जिसका मोटिव एक जैसा हो। यहां पे इन दो वर्ड्स को देखा तो ये दो वर्ड एक जैसा काम कर रहे थे और इसका मतलब था देखभाल करना, है ना। तो भाई वही होता है फ्रेजल वर्ब, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड जिसमें कोई वर्ब ना हो और वो एक जैसा काम करे तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या? फ्रेज। नेक्स्ट देखो क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। क्लॉज हमारा एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है एंड ऑल्सो हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। और क्लॉज में और फ्रेज में यही अंतर है कि क्लॉज में आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। यही सबसे बड़ा अंतर होता है फ्रेज में और क्लॉज में। A simple sentence can also be called a clause। जो आप नॉर्मल सा सिंपल सा सेंटेंस देख लेते हो जिसमें आपका कोई कंजंक्शन नहीं, सिंपल सेंटेंस मतलब कोई कंजंक्शन नहीं, which does not has any conjunction। तो भाई एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें आपका कोई कंजंक्शन नहीं होता। तो एक क्लॉज आपका सिंपल सेंटेंस बन सकता है अगर उसका खुद में एक मीनिंग हो रहा हो तो फिर से एक बार देख लो, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट मीनिंग देना चाहिए और उसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एग्जांपल देखो, शी इज हंग्री। भाई ये शी इज हंग्री में मैंने देखा ये सब्जेक्ट भी है, ये वर्ब है और यहाँ पे ये हंग्री क्या है? ये एडजेक्टिव है। हंग्री आपका एडजेक्टिव है। तो ये एक तरीके से सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बनाया, प्लस इसका क्या है सर? इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। और अगर कंप्लीट मीनिंग है तो ये अपने में क्या हो गया? क्लॉज हो गया। और ये अपने में क्लॉज हो गया। अब देखो यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा है और क्लॉज है तो क्लॉज अगर अकेले है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो वो खुद में एक क्या बना सकता है? सेंटेंस बना सकता है। ये चीज जरूर याद रखिएगा। अगर क्लॉज अकेला है, उसके साथ कोई दूसरा क्लॉज नहीं आ रहा है और वो अकेले होने के बावजूद भी वो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो वो खुद में क्या बना सकता है? सेंटेंस बना सकता है। देखो, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, मैं आज अच्छा फील नहीं कर रहा हूं। तो भाई यहां पे भी आई सब्जेक्ट हो गया और फीलिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ये अपने में भी ये सारे के सारे जो वाक्य मैंने यहां पे लिखा है, ये नहीं, लास्ट वाला नहीं, अच्छा लास्ट भी नहीं, और ये देखो बट, यहाँ पे बट आ गया। तो इन दोनों को देखो, अगर इन दोनों को देखो तो इन दोनों सेंटेंस को ना देखोगे तो ये दोनों सेंटेंस अपने में क्या बना रहे हैं? क्लॉज भी बना रहे हैं और क्लॉज के साथ साथ ये दोनों अपने में क्या बना रहे हैं? सेंटेंस भी बना रहे हैं, दोनों चीजें बना रहे हैं। थर्ड एग्जांपल देखो, आई वेटेड फॉर हर, मैं इंतजार कर रहा था उसका। आई वेटेड फॉर हर, मैं इंतजार कर रहा था उसका। लेकिन बट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। शी डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आई। तो भाई देखो, शी डिड नॉट कम ये भी अपने में एक हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये भी सब्जेक्ट, ये भी वर्ब। भाई एक ही वाक्य है और इसमें क्या हो गया? एक वाक्य में एक सब्जेक्ट दूसरा वर्ब, ये दूसरा सब्जेक्ट ये दूसरा वर्ब, है ना। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दो सब्जेक्ट दो वर्ब।
एक ही वाक्य में दो दो सब्जेक्ट आया, दो दो वर्ब आया, तो यहाँ क्लॉज कितने हुए? यहाँ दो क्लॉज हुए। कैसे दो क्लॉज हुए? क्योंकि एक क्लॉज ये है आई वेटेड फॉर हर, दूसरा क्लॉज क्या है? शी डिड नॉट कम, वो नहीं आई। तो ये दो दो क्लॉज है और इन दो क्लॉज को जोड़ा कौन है? कंजंक्शन बट जोड़ा है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे कंजंक्शन बट जोड़ा है इन दोनों चीजों को। थर्ड देखो, सोनाली लाइक्स मी, सोनाली लाइक्स मी, ये एक क्लॉज हो गया क्योंकि यहाँ पे ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। लेकिन बट क्या है? कंजंक्शन। आई लाइक पुष्पा, लेकिन मैं पसंद करता हूं पुष्पा को। सोनाली लाइक्स मी बट आई लाइक पुष्पा। भाई ये आई क्या है? सब्जेक्ट है, लाइक क्या है? वर्ब है, और ये पुष्पा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये एक दूसरा क्लॉज हो गया, ये दूसरा क्लॉज हो गया। बिकॉज, बिकॉज ये क्या है? कंजंक्शन है। देखो भाई, एक कंजंक्शन, दो कंजंक्शन, और शी क्या है? सब्जेक्ट, इज क्या है? वर्ब। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो है मेरी सबसे अच्छी दोस्त। तो ये जो आखिरी वाक्य है आपके सामने, इस वाक्य में एक नहीं तीन तीन क्लॉज है। क्यों तीन क्लॉज है? क्योंकि तीन तरीके से सब्जेक्ट दिखाया, जिसमें पहला सब्जेक्ट था सोनाली, दूसरा सब्जेक्ट था आई, तीसरा सब्जेक्ट था शी। तीन तीन वर्ब भी दिखाया। लाइक्स एक वर्ब है, दूसरा वर्ब क्या है? लाइक है, तीसरा वर्ब क्या है? इज है ना? तो भाई जितना सब्जेक्ट और वर्ब है उतना आपका क्लॉज हो जाएगा। इसमें मैंने कितने दिखाए? तीन दिखाए। और हाँ, तीन क्लॉज हैं, तीन मान लो तीन टुकड़ा है। तीन टुकड़े को जोड़ने के लिए मुझे कितनी बार फेविक्विक लगाना पड़ेगा? तो भाई आप बोलोगे सर तीन टुकड़े को जोड़ने के लिए मुझे दो बार फेविक्विक लगाना पड़ेगा, है ना? तो बस दो बार फेविक्विक लगाने का मतलब ये है कि दो बार मुझे जोड़ना पड़ेगा, और दो बार जोड़ने पड़ेगा। जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन बाबा करते हैं। तो कंजंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो आपको मेरे ख्याल से क्लॉज समझ में आ रहा होगा। सिंपल सी बात जान जाओ, क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और अगर वो अकेले आए तो वो अपने में एक मीनिंग देगा, और मीनिंग देगा तो भाई वो एक सेंटेंस बना सकता है। लेकिन एक वाक्य में दो या दो से ज्यादा, एक वाक्य में एक भी क्लॉज हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकता है, दो से ज्यादा क्लॉज भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन जितने भी क्लॉज होंगे उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये था क्लॉज। अब देखो क्लॉज क्या होता है। क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर मेन क्लॉज, या फिर प्राइमरी क्लॉज, या फिर प्रिंसिपल क्लॉज, या फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये पहला प्रकार था। और दूसरा है डिपेंडेंट या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो भाई देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे निर्भर न करे, और अगर इंडिपेंडेंट है या फिर मेन है या फिर प्राइमरी है, सेकेंडरी नहीं प्राइमरी है, तो भाई प्रिंसिपल है। तो याद रखना, जो भी ये क्लॉज होगा, अगर इसको अकेले में लिखोगे ना, तो ये अकेले में अगर आया, ये क्लॉज अगर आपने अकेले में लिख दिया, तो ये अकेले में आया तो ये एक अपना मीनिंग लेकर आएगा, और वो मीनिंग कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। तो भाई ये इंडिपेंडेंट हुआ तो ये अपने में क्या बना पाएगा? सेंटेंस बना पाएगा। लेकिन ये पार्ट क्या है? ये डिपेंडेंट है, और अगर डिपेंडेंट है तो किसी ना किसी पे निर्भर करेगा। जब इस क्लॉज को अकेले में लिखोगे ना, तो ये कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाएगा। याद रखिएगा, यही दोनों के बीच का अंतर है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या अंतर है? इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर अकेले लिखा जाए तो वो सेंटेंस बना देगा, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज अगर अकेले लिखा जाए तो वो कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाएगा। यही दोनों के बीच का अंतर है। एक और डिफरेंस बताता हूं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमको कंजंक्शन की जब मदद लेनी पड़ेगी ना, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए, दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए मुझे कंजंक्शन की मदद लेनी पड़ेगी। और वो कंजंक्शन कौन सा होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आने की वजह से, इसीलिए उस क्लॉज को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। और जब डिपेंडेंट क्लॉज किसी एक क्लॉज में, एक सेंटेंस में आया, और उसको जोड़ने के लिए, डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, तो भाई याद रखिएगा, कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इसी को हम लोग फर्दर आगे पढ़ते हैं। चलो, क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? मेरी बात बताओ। अब देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज समझ लोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या क्या नाम था सर? मेन क्लॉज, प्राइमरी क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। An independent clause is the clause which does not depend on any other clause, जो किसी और क्लॉज पे डिपेंड नहीं करेगा। And when stands alone, और जब उसको अकेले में रखा जाए, they can form a complete sentence। तो भाई अगर उसको अकेले में रख रहे हो तो वो सेंटेंस भी बना देगा। तो भाई इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या हुआ? एक ऐसा क्लॉज जो किसी पे निर्भर नहीं करेगा, और उसको अगर आप अकेले में रखोगे तो वो एक वाक्य बना लेगा, उसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आओ इधर देखो, मैंने लिखा राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट क्या है? कंजंक्शन है।
बट ही कुड नॉट परफॉर्म वेल, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो भाई देखो इसमें दो क्लॉज है। क्यों दो क्लॉज है? क्योंकि ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका मेन वर्ब। तो भाई देखो आपने देखा दो सब्जेक्ट, दो बार सब्जेक्ट लिखा गया और दो बार वर्ब भी लिखा गया। तो भाई क्लॉज कितना हुआ? दो क्लॉज हुआ। तभी तो दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए मुझे कंजंक्शन, एक कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी, और एक कंजंक्शन क्या था? बट था। ठीक, अब समझिएगा। क्या मैं कभी बोल सकता हूं राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट? मैं बिल्कुल बोल सकता हूं राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है। मैं हमेशा बोल सकता हूं राम है एक अक्लमंद लड़का। तो ये सर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए ये बन गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये क्लॉज हो गया। क्यों क्लॉज हुआ? क्योंकि सर इसमें वर्ब भी आया है और सब्जेक्ट भी आया है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब आ जाओ इस वाले क्लॉज पे। मैंने कहा वह अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है, ही कुड नॉट परफॉर्म वेल, वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मैंने एक लड़के को देखा, वो लड़का क्या था? वो लड़का था, मैंने देखा उस लड़के को पहले चोट वोट लगी थी, और उसके बाद जब मुझसे किसी ने पूछा कि यार वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, मैंने बोला नहीं यार वो तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो मैं कभी भी ये बात बोल सकता हूं कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ये जब मैंने इस लाइन को देखा तो ये लाइन भी इस पे निर्भर नहीं कर रहा था। भाई देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव है क्योंकि इंटेलिजेंट है, पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे कह रहा है ही कुड नॉट परफॉर्म वेल, यानी कि वो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो भाई पॉजिटिव और नेगेटिव क्या एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेंगे? कभी निर्भर नहीं करेंगे। ये इंडिपेंडेंट है और ये भी हमारा बन गया इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा, ठीक है। तो भाई मैं किसी को भी बोल सकता हूँ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने उसका प्रीवियस परफॉर्मेंस देखा हुआ है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बोल सकता हूँ। ठीक, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता कौन है? कंजंक्शन जोड़ता है। कंजंक्शन का नाम क्या है? तो भाई याद रखना ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कंजंक्शन का एक प्रकार है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को कौन जोड़ेगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ेगा। मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूं क्रिकेट, तो भाई बिल्कुल नॉर्मल सा सेंटेंस है, और ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस बन सकता है अगर अकेले लिखा जाए। और ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये क्लॉज बन गया। एंड क्या है बच्चा? कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन है। एंड माय ब्रदर प्लेज गिटार, और मेरा भाई गिटार प्ले करता है। तो भाई देखो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैं कोई मुझसे पूछे तुम्हारा भाई क्या करता है, मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ मेरा भाई गिटार प्ले करता है। कोई मुझसे पूछे तुम क्या करते हो, तो मैं बोलूंगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। तो ये दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, तो दोनों क्लॉजेस क्या हो गए? दोनों क्लॉजेस हो गए आपके आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, क्लॉज को हिंदी में कहते हैं उपवाक्य, उपवाक्य, ठीक है, उपवाक्य। और फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश। ठीक, तो ये एंड कैसा कंजंक्शन हुआ? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। ठीक, आगे देखो, वी आर स्टडिंग इंग्लिश बाय राहुल सर, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं राहुल सर से। ठीक, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, मैं कभी भी बोल सकता हूं, आप भी कभी भी बोल सकते हो, किसी से भी बोल सकते हो कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं राहुल सर से। ठीक, यहां पे वी सब्जेक्ट हो गया और स्टडिंग मेन वर्ब हो गया। ठीक, बिकॉज क्योंकि he can easily make us understand it, क्योंकि he can, ठीक है, देखो he क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। he can easily make us, make क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो he can easily make us understand it, क्योंकि वो हमको आराम से किसी भी चीज को समझा सकते हैं। तो अब जरा मेरी इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो, वी आर स्टडिंग इंग्लिश बाय राहुल सर, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश राहुल सर से। तो ये क्लॉज कैसा हुआ सर? ये क्लॉज हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी बोल सकते हैं हम लोग राहुल सर से पढ़ रहे हैं। ठीक, लेकिन बिकॉज लेकिन ही, क्योंकि, अच्छा बिकॉज मतलब क्योंकि लेकिन नहीं, लेकिन तो बट होता है। क्योंकि ही कैन इजिली मेक अस अंडरस्टैंड, क्योंकि वो हमको किसी भी चीज को आराम से समझा देते हैं। तो अब एक बात बताना, क्योंकि वो हमको आराम से समझा देते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो कहीं ना कहीं ये पार्ट तो निर्भर कर रहा है ना इस पे। अब मैं क्या किसी को भी बोल सकता हूँ ही कैन इजिली, राहुल सर कैन इजिली अंडरस्टैंड मी एनीथिंग, अंडरस्टैंड इट मतलब क्या? इंग्लिश की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
तो भाई कहीं ना कहीं ये पार्ट जो कि ये कह रहा है ही कैन इजिली मेक अस अंडरस्टैंड इट, इसलिए इसलिए हम लोग उनसे इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात इस पे निर्भर कर रही है, और अगर ये बात इस पे निर्भर कर रही है तो ये बन गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और ये ऊपर वाला बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। और वाक्य में डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए तो इस कंजंक्शन को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ मुझे, जितने बच्चे भी लाइव हो, क्या आप लोग को ये बात समझ में आ रही है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या अंतर है? विनय पटेल, महादेव भाई महादेव, और गुड आफ्टरनून जय मंगल यादव। तो भाई देखो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो अकेले लिखा जाए तो खुद में एक वाक्य बना ले, ठीक, वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। और क्लॉज का मतलब होता है आपका उपवाक्य। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है ना। जो डिपेंडेंट क्लॉज वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड करेगा, कभी वो अकेले नहीं आएगा, और अकेले नहीं आएगा तो वो कभी वाक्य भी नहीं बना पाएगा। तो जब मैंने देखा वी आर स्टडिंग इंग्लिश बाय राहुल सर, तो ये तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये किसी चीज पे निर्भर नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लिखा है ना, क्यों हम लोग क्यों इंग्लिश पढ़ रहे हैं राहुल सर से? क्योंकि ही कैन इजिली मेक अस अंडरस्टैंड इट। तो भाई कहीं ना कहीं ये पार्ट निर्भर कर रहा है इस पे, वो हमको हर एक चीज इजिली समझा ले रहे हैं। तो ये समझाने वाला कार्य निर्भर कर रहा है किस पे? आपका इस पे। तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। अभी और एग्जांपल दिखाऊंगा। और ये डिपेंड किस पे कर रहा है? क्योंकि हम लोग इस पे पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग इंग्लिश बाय राहुल सर, हम लोग उनसे पढ़ रहे हैं, इसलिए ये चीज हो गया। थोड़ा सा टाइम लीजिए, आपको मैं फिर से समझाता हूं एग्जांपल के माध्यम से। देखो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। मैंने कहा डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन। डिपेंडेंट क्लॉज को अगर तुम अकेले रखोगे ना, कभी भी वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, यानी कभी भी वो वाक्य नहीं बना पाएगा। इट हैज अ सब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है, लेकिन इट कुड डू नॉट बी अ सेंटेंस, लेकिन वो कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाएगा बाय इटसेल्फ। अगर वो अकेले रखा जाए तो कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाएगा। इट नीड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको आवश्यकता होती है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की टू कंप्लीट द सेंटेंस, ताकि वो सेंटेंस बना पाए। अब एग्जांपल देखिएगा, When राम got home, भाई राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। got क्या हो गया? वर्ब हो गया। home क्या है? get got, ठीक है। when राम went home, अच्छा चलो ठीक है। होम क्या है सर? होम एडवर्ब है। तो ये देखो सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो भाई सब्जेक्ट वर्ब बन गया, तो ये क्या बन गया हमारा? एक क्लॉज। ये एक क्लॉज बन गया। कौन सा क्लॉज है अभी बाद में देखेंगे। फिर मैंने देखा ही क्या है? सब्जेक्ट। एट क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। और डिनर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो भाई यहां पे भी सब्जेक्ट और वर्ब, तो ये भी अपना एक में एक क्या बन गया? क्लॉज बन गया। तो देखो दो क्लॉज है, इन दो क्लॉज को जोड़ कौन रहा है? कंजंक्शन जोड़ रहा है व्हेन। व्हेन हमारा कंजंक्शन है, ठीक। अब ये कंजंक्शन जोड़ रहा है। अब इसमें डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है? तो ध्यान से देखो, क्या मैं कभी भी बोल सकता हूं when राम got home? क्या मैं कभी किसी को बोल सकता हूं when राम got home? जब राम गया था घर। तो भाई got की जगह went कर लो, WENT, when राम went home, जब राम घर गया था। he ate dinner, वो डिनर किया था, ठीक। सिंपल सा सेंटेंस है। तो भाई देखो एक बात, अगर मैं किसी को बोल सकता हूं when राम गेट होम, मैं कभी भी इसको अकेले नहीं बोल सकता, ठीक। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये बात इस पे निर्भर कर रहा है। मैं ये बोल सकता हूं ही एट डिनर, राम एट डिनर, मैं ये बात अकेले बोल सकता हूं। अगर इसको मैं देखूं खाली ही एट डिनर, वह खाना खाया था, तो मैं ये बोल सकता हूं। तो ये बोल सकता हूं, तो ये क्या हुआ सर? ये इंडिपेंडेंट हुआ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन मैं ये बात नहीं बोल सकता कि व्हेन राम वेंट होम, जब राम घर गया था। जब राम घर गया था तो क्या है ना, ये सवाल उठ रहा है ना। तो ये चीज क्या हुआ? ये डिपेंडेंट हो गया, और ये पार्ट डिपेंड कर रहा है इस पे। जब राम घर गया था तो वो खाना खाया था, ठीक है। अब व्हेन क्या है? कंजंक्शन है। सर ये कौन सा कंजंक्शन है? तो मैंने आपको बताया, जब भी डिपेंडेंट क्लॉज आए तो एक ही कंजंक्शन आता है, जिसको आप लोग कहते हो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये व्हेन जो है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। चलो भाई अगला देखो, While I was studying, जब मैं पढ़ रहा था। I क्या है? सब्जेक्ट, और स्टडिंग क्या है? मेन वर्ब। जब मैं पढ़ रहा था, while क्या है? कंजंक्शन है। राम came to meet me, राम आया था मेरे से मिलने। तो राम क्या है? सब्जेक्ट, और came क्या है? वर्ब। मैं कभी भी अकेले बोल सकता हूं कि राम आया था मेरे से मिलने। मैं ये बात बिल्कुल बोल सकता हूं कि राम आया था मेरे से मिलने, मैं ये 100% बोल सकता हूं। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूं जब मैं पढ़ रहा था? क्या मैं इतना बोल सकता हूं कि जब मैं पढ़ रहा था? हेलो पुनीत मिश्रा भाई,
तो जब मैं पढ़ रहा था, क्या मैं इतना बोल सकता हूं? कभी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि जब बोला ना कि जब मैं पढ़ रहा था या जब मैं पढ़ा रहा था, तो ये बात अधूरी है, और अधूरी है इसका मतलब ये क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन राम केम टू मीट मी, ये क्या हो गया? ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या मेरी बात अब समझ में आ रही है ना? ये डिपेंडेंट क्लॉज और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज। और अगर डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए वाक्य में, तो उस कंजंक्शन को हम लोग कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगला देखो, इफ क्या है? कंजंक्शन है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू क्या हो गया? सब्जेक्ट, वर्क क्या हो गया? वर्ब, और हार्ड क्या है? एडवर्ब। देखो हार्ड एडवर्ब कैसे है? वर्क तो करेंगे लेकिन कैसे करेंगे? हाउ, तो हार्ड। भाई यू क्या है? सब्जेक्ट, विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब, गेट क्या है? मेन वर्ब। तो भाई देखो, एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है, यू विल गेट सक्सेस, और एक क्लॉज है यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड। तो इन दोनों को कंजंक्शन कौन है? कंजंक्शन है इफ, और इफ जोड़ रहा है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्यों? क्योंकि मैं किसी को भी बोल सकता हूं कि तुमको सक्सेस मिलेगा, यू विल गेट सक्सेस। मैं आपको हमेशा बोल सकता हूं कि यू विल गेट सक्सेस, और ये हमेशा बोल सकता हूं अकेले रखो। भाई सिंपल सी बात है, अगर देखो कोई भी क्लॉज अगर अकेले आ रहा है और वो मीनिंग दे रहा है और वो सेंटेंस बना पा रहा है, तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर वो सेंटेंस नहीं बना पा रहा, अगर वो मीनिंग दे रहा है लेकिन अधूरा मीनिंग दे रहा है, तो वो हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। तो यू विल गेट सक्सेस मैं किसी को भी बोल सकता हूं, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं इफ यू वर्क हार्ड? मैं अगर आपसे बोलूं इफ यू वर्क हार्ड, तो आप बोलोगे सर आगे भी तो बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इफ यू वर्क हार्ड के बाद क्या बोलेंगे? ये भी तो बोलिए। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज, और वो हो जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। यही दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई ना? अब देखो टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। भाई इंडिपेंडेंट किसी पे निर्भर नहीं करता, तो इसलिए वो क्या हो गया सर? वो हो गया किसी पे निर्भर नहीं करता, तो उसका कोई प्रकार नहीं है। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज निर्भर करता है, तो डिपेंडेंट क्लॉज के प्रकार है, और डिपेंडेंट क्लॉज के 3 प्रकार है। देखो, एज इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इंडिपेंडेंट एंड कैन फॉर्म अ सेंटेंस, और वो सेंटेंस बना सकता है when used alone, जब अकेला रखा जाए। so it does not have any types, तो उसके कोई भी प्रकार नहीं होते। but डिपेंडेंट क्लॉज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो हमेशा निर्भर करता है किस पे? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। हेंस इट हैज 3 टाइप्स, इसलिए उसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? एक नाउन क्लॉज, एक एडजेक्टिव क्लॉज और एक एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज किसका किसका जवाब देगा सर? नाउन क्लॉज देगा आपका हु का, हुम का और व्हाट का। हु का, हुम का और व्हाट का जवाब देगा नाउन क्लॉज। क्यों सर? क्योंकि हु, हुम और व्हाट नाउन का जवाब देता है। अगर एक शब्द है तो नाउन, एक से ज्यादा शब्द है और उसमें कोई वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो वो नाउन फ्रेज, और एक से ज्यादा शब्द है उसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। ठीक। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसके बारे में जानकारी देगा सर? वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब एडवर्ब, एडवर्ब किसका जवाब देता था सर? अगर एक शब्द है तो वो व्हेन का जवाब, वो व्हेन के बाद वेयर का जवाब, एक्शन कब हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कैसे हुआ, हाउ, हाउ एक्शन हमारा कैसे हुआ, एक्शन हमारा कैसे हो गया, यानी कि हाउ, HOW, हाउ। और एक्शन कितनी बार हुआ, यानी कि हाउ ऑफन। ये 4 वर्ड्स हैं जो कि एडवर्ब का जवाब देते हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग। तो एडवर्ब, वही कोई भी एक्शन हुआ तो वो एक्शन कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कितनी बार हुआ। अगर एक शब्द जवाब दे रहा है तो वो होगा एडवर्ब। अगर एक से ज्यादा शब्द है उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो वो एडवर्ब फ्रेज, और अगर एक से ज्यादा शब्द है और उसमें सब्जेक्ट वर्ब हैं तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा। अब एग्जांपल देखो, देखो मैंने लिखा नाउन क्लॉज, 2 और मोर क्लॉज एक्ट्स लाइक अ नाउन। ठीक है, 2 और मोर वर्ड्स और उसमें सब्जेक्ट भी, और उसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, ये भी हो, तो वो काम करेगा नाउन क्लॉज के तरीके से। एग्जांपल देखो, व्हाट यू सेड, व्हाट यू सेड। भाई यू क्या है? सब्जेक्ट, सेड क्या है? वर्ब, लेकिन ये एक क्लॉज है। व्हाट यू सेड का मतलब होता है जो तुमने कहा। अगर मेरे को पूछना है कि तुमने क्या कहा, तो मैं जरूर से बोलूंगा व्हाट हैव यू सेड, व्हाट हैव यू सेड। तो ये बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, तो ये एक इंट्रोगेटिव बन गया। या तो मुझे अगर टेंस चेंज करना है तो मैं बोलूंगा व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा था,
तो ये भी एक इंट्रोगेटिव बन गया। लेकिन अगर मैंने देखा व्हाट यू सेड, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हाट के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है। तो आप बोलोगे व्हाट यू सेड का मतलब है तुमने जो कहा, जो तुमने कहा। इज वो है अनबिलीवेबल। इज क्या है? इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। लेकिन भाई देखो, जब मैंने देखा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब अगर मिलता है तो वो एक क्लॉज बना देता है, तो ये एक क्लॉज बन गया। और ये क्लॉज किसका जवाब दे रहा है? व्हाट का जवाब दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अगर पूछूं व्हाट इज अनबिलीवेबल, क्या चीज है अविश्वसनीय, तो आप बोलोगे कि जो आपने कहा है वो है अविश्वसनीय। तो ये पूरा का पूरा ये तीन वर्ड मिलके व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये बन गया अपना नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। और भाई नाउन क्लॉज क्यों? देखो, ये व्हाट यू सेड ये कहीं ना कहीं इस बात पर निर्भर कर रहा है, ये पार्ट इस पे निर्भर कर रहा है कि नहीं। ये अकेला कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाएगा। व्हाट यू सेड कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। व्हाट यू सेड नहीं होता है, व्हाट हैव यू सेड होता है, या व्हाट डिड यू से होता है, ये होता है। व्हाट यू सेड कभी भी सेंटेंस नहीं बना पाएगा, इसलिए ये पार्ट इस पे निर्भर कर रहा है। और ये निर्भर कर रहा है तो ये क्या हुआ सर? ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, और डिपेंडेंट क्लॉज का कौन सा प्रकार? क्योंकि ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। समझ में आ रही है मेरी बात? अगला देखो, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है व्हाट द वेदर विल बी। भाई व्हाट के बाद वेदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, विल क्या हो गया, और बी क्या हो गया? बी आपका मेन वर्ब हो गया। क्या तुम्हें पता है? डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी। तो भाई ये व्हाट द वेदर विल बी, ये कहीं ना कहीं आपका व्हाट का जवाब दे रहा है। देखो, डू यू नो व्हाट, डू यू नो व्हाट, तुम्हें पता है कि क्या, तुम्हें क्या पता है, तो क्या का जवाब दे रहा है कि वेदर क्या होगा। ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कहीं ना कहीं व्हाट का जवाब दे रहा है। डू यू नो व्हाट, क्या तुम्हें पता है कि, क्या पता है कि वेदर क्या होगा कल को, तो कल को क्या वेदर होगा, तो ये हमारा बन गया नाउन क्लॉज। ठीक है, आगे देखो, और इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। आगे देखते हैं, आई डोंट नॉट नो, मुझको नहीं पता है। नहीं पता है, क्या नहीं पता है? कि व्हाट ही हैज डन, कि उसने क्या किया है। मुझे नहीं पता है कि उसने क्या किया है। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, और हैज डन, डन क्या हो गया? मेन वर्ब। तो भाई सब्जेक्ट भी है, मेन वर्ब भी है, और मैं बोल रहा हूं डू यू नो व्हाट, तुम्हें क्या नहीं पता है? डू आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट, आई डोंट नो व्हाट, मुझे क्या नहीं पता है, मुझे क्या नहीं पता है। तो भाई देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट भी व्हाट का जवाब देगा, और व्हाट का जवाब दे रहा है, इसलिए ये भी बन गया अपना नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज, ठीक है। चलिए, विच, अच्छा, थ्री टाइप क्या कह रहे हो? अच्छा, विच किस में आएगा? विच का जवाब देखो कोई नहीं देता है। विच वहां पे ज्यादातर एडजेक्टिव का ही जवाब देता है। विच इज योर, देखो विच आपका जो होता है ना, विच आपका एडजेक्टिव भी होता है। विच बॉय, अगर मैं बोलूं विच बॉय केम हियर, कौन सा लड़का यहाँ आया था, विच बन गया एडजेक्टिव। और अगर मैं कहूं विच ऑफ द बुक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डू यू वांट, तो यहाँ विच बन जाएगा आपका प्रोनाउन। तो विच का यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है, इसलिए विच को हटा दिया जाता है। सिर्फ नाउन का और एडवर्ब का ही हमें हिंट मिल जाता है, क्योंकि वो उसके प्रकार भी होते कहीं ना कहीं। हु, हुम और व्हाट जवाब देता है नाउन का, हु, हुम, व्हाट। और यहाँ पे व्हेन, वेयर, हाउ और हाउ ऑफन, कितनी बार, ये सारा का सारा जवाब देता है आपका एडवर्ब के बारे में। ठीक है। राम नोज दैट रोहन इज अ थीफ। रोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट, इज क्या हो गया? वर्ब। राम नोज दैट रोहन इज अ थीफ। अब देखो मैं पूछूं राम नोज व्हाट, राम को क्या पता है, तो भाई क्या का जवाब ये पूरा का पूरा क्लॉज दे रहा है कि नहीं? राम को क्या पता है? राम नोज व्हाट, राम को क्या पता है? राम को पता है कि रोहन चोर है। तो ये पूरा का पूरा व्हाट का जवाब दे रहा है। ये पूरा का पूरा आपका व्हाट का जवाब दे रहा है। ये सब्जेक्ट है और व्हाट का जवाब दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया सर? ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। समझ में आ रहा है बात? नाउन क्लॉज क्या होता है? चलो भाई, नाउन क्लॉज के अलावा फिर हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। अब दो या दो से ज्यादा शब्द मिलके एडजेक्टिव का काम करेंगे, यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, प्लस उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हो। मैंने लिखा ही इज द स्टूडेंट, ही इज द स्टूडेंट, यह है वही स्टूडेंट। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, इज क्या हो गया? वर्ब। ही इज द स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन। भाई हु हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, सिक्योर्ड क्या हो गया? मेन वर्ब। भाई एक बात बताओ, हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, ये क्लॉज कहीं ना कहीं इस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है।
ही इज द स्टूडेंट, यह वही स्टूडेंट है, ही इज द स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन, यह वही स्टूडेंट है जिसने सिक्योर किया था फर्स्ट पोजीशन। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज कहीं ना कहीं इस स्टूडेंट के बारे में ही तो इंफॉर्मेशन दे रहा है, और जो भी शब्द नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। और यहाँ पे वर्ब भी है, यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ साथ वर्ब भी है, और वर्ब भी है तो ये बन गया अपना एडजेक्टिव क्लॉज, CLAUSE, एडजेक्टिव क्लॉज। समझ में आ रही बात? अब देखो हु क्या है सर, हु को हम लोग यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे रिलेटिव कंजंक्शन भी है। ये जो हु है इसको दो, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये प्रोनाउन भी है, ये कंजंक्शन भी है, ठीक है, रिलेटिव कंजंक्शन। और रिलेटिव कंजंक्शन एक प्रकार होता है, किसका प्रकार होता है सर, ये देखो ये डिपेंडेंट है इस पे, तो ये आपका कौन सा कंजंक्शन हुआ सर, ये रिलेटिव कंजंक्शन आपका एक प्रकार होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है ना डिपेंडेंट में, डिपेंडेंट में क्या आता है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक प्रकार है कौन सा, रिलेटिव कंजंक्शन। आई नो द टाइम, मैं जानता हूं समय को, मैं जानता हूं उस समय को, व्हेन ही क्या है सब्जेक्ट, विल कम, कम क्या है मेन वर्ब, व्हेन मैं जानता हूं उस समय को जब वह आएगा। तो एक बार बताओ उस टाइम के बारे में ही तो बता रहा है, आई नो द टाइम, मैं उस टाइम को जानता हूं, मैं उस टाइम को जानता हूं जब वह आएगा, यहाँ पे व्हेन ही विल कम, जब वो आएगा। तो भाई एक बार बताओ टाइम के बारे में ही तो ये पूरा का पूरा क्लॉज लिखा है, और टाइम क्या है नाउन, यहाँ टाइम क्या है नाउन, और नाउन के बारे में लिखा है तो ये बन गया एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। आगे देखो द बॉय, द बॉय, अब देखो बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, whom you saw at the bus stop, the boy whom you saw at the bus stop, you क्या हो गया सब्जेक्ट, saw क्या हो गया वर्ब। तो भाई द बॉय, वह लड़का जिसको तुमने देखा था बस स्टॉप पे, वह लड़का जिसको तुमने देखा था बस स्टॉप पे, कमिटेड सुसाइड, उसने कमिट कर लिया सुसाइड। मैं डायरेक्टली बोल सकता था, मैं एक क्लॉज बोल सकता था, द बॉय कमिटेड सुसाइड या अ बॉय कमिटेड सुसाइड, मैं ये बोल सकता था, लेकिन मैंने उस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया कि जिसको तुमने देखा था बस स्टॉप पे, वह लड़का जिसको तुमने देखा था बस स्टॉप पे, उसने सुसाइड कर लिया। तो भाई ये पूरा का पूरा इस बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बॉय क्या हुआ नाउन, और नाउन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। चलो एक लास्ट देखो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, वेयर एवर यू गो वी विल फॉलो यू। भाई वेयर एवर यू क्या हो गया सब्जेक्ट, गो क्या हो गया वर्ब, वी क्या है सब्जेक्ट, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब, और मे फॉलो क्या है मेन वर्ब। तो देखो एक क्लॉज ये बन गया और एक क्लॉज ये बन गया, दो दो क्लॉज है। अब इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन है, कंजंक्शन कौन है, वेयर एवर है, वेयर एवर। अच्छा जिस बच्चे ने ये सेंटेंस सुना होगा, आप लोग का पहले एक हज का सिम चलता था, उस हज के सिम में आप लोग ने देखा होगा, हज का नेटवर्क था, उसमें एक छोटा सा पपी था, और उसका जो ओनर था छोटा सा लड़का था, वो लड़का जहां भी जाता था उसका डॉग ही उसके पीछे पीछे जाता था। तो वहीं पे ये लाइन आती थी कि वेयर एवर यू गो, जहां भी तुम जाओगे वी विल फॉलो यू। ये उस नेटवर्क का, उस हज कंपनी के नेटवर्क का टैगलाइन था। वोडाफोन जो बाद में चेंज हो गया था, हज बाद में वोडाफोन बन गया था, तो वेयर एवर यू गो वी विल फॉलो यू, ये उस नेटवर्क का बारे में बता रहा था, ठीक है। तो अब देखो क्या मैं किसी को बोल सकता हूं, मैं एक बात सुनिएगा, क्या मैं किसी को बोल सकता हूं वी विल फॉलो यू, हम लोग आपको फॉलो करेंगे, मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूं वी विल फॉलो यू, हम लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर ये बात मैं किसी को बोल सकता हूं, या फिर इस बात को मैं अगर अकेले लिख सकता हूं, तो ये बन गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये बन गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन क्या मैं किसी को बोल सकता हूं वेयर एवर यू गो, जहां भी तुम जाओगे, सर जहां भी तुम जाओगे इतना बोलने के बाद मेरे को शांत हो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये अधूरी सी बात है, जहां भी तुम जाओगे तो वहां क्या, वहां क्या ये भी तो बताओ। तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट, ये हमारा हो गया डिपेंडेंट, ये इस पे निर्भर कर रहा है, जहां भी तुम जाओगे हम लोग उनको फॉलो करेंगे, तो ये पार्ट इस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा प्रकार, एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। क्यों, देखो भाई एक बात बताना, ये कहीं ना कहीं आपका व्हेन का जवाब दे रहा है या नहीं, ये कहीं ना कहीं आपका व्हेन का जवाब दे रहा है कि नहीं। देखो मैं पूछूं आपसे व्हेन वी विल फॉलो यू, हम लोग तुमको कब फॉलो करेंगे, तो भाई या फिर मैं एक बात ये भी पूछ सकता हूं वेयर, वेयर का भी पूछ सकता हूं,
मैं आपको कब फॉलो करूंगा या कहां फॉलो करूंगा? तो भाई जहां भी तुम जाओगे, वेयर एवर यू गो वी विल फॉलो यू। तो व्हेन वी विल फॉलो यू, वेयर वी विल फॉलो यू, जहां भी तुम जाओगे वहां पे मैं तुमको फॉलो करूंगा। तो कहीं ना कहीं इस फॉलो के बारे में ही तो इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉलो कब करूंगा, कहां करूंगा? जहां भी तुम जाओगे वहां पे मैं तुमको फॉलो करूंगा। ठीक है, चलिए भाई ये चीजें हो गई हमारी। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। एज कंजंक्शन होता है। एज ही इज अ स्टूपिड स्टूडेंट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एज ही इज अ स्टूपिड स्टूडेंट, एज ही इज अ स्टूपिड स्टूडेंट ही कैन नॉट, ही क्या हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, अंडरस्टैंड हो गया मेन वर्ब। ठीक, और यहां पे ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया मेन वर्ब। तो भाई ही इज अ स्टूपिड स्टूडेंट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, वो नहीं समझ सकता है कि क्या है कॉन्सेप्ट। एक बात बताओ, एज यहां पे एक तो कंजंक्शन है, ही इज अ स्टूपिड स्टूडेंट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो एक स्टूपिड स्टूडेंट है। तो ये कहीं ना कहीं हमें, ये कहीं ना कहीं हमें एक होता है एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, रीजन REASON, रीजन। ये कहीं ना कहीं क्लॉज हमें क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है ना, कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा ये, he cannot understand the concept। मैं ये बोल सकता हूं he cannot understand the concept, ठीक। लेकिन क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्योंकि वह है एक स्टूपिड स्टूडेंट। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपकी निर्भर कर रही है और ये इंडिपेंडेंट है। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ये मैं बोल सकता हूं, लेकिन क्यों, वो क्यों नहीं समझ पाएगा? भाई देखो वर्ब है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंड, कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्यों नहीं अंडरस्टैंड, क्योंकि वह है एक स्टूपिड स्टूडेंट। तो ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग के बारे में बता रहा है। वो क्यों नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो एक स्टूपिड स्टूडेंट है। तो ये पूरा का पूरा बात उसके बारे में बता रहा है, इसलिए ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और ये किस में आएगा, आपका एडवर्ब क्लॉज में आएगा। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करते हो तो यू विल गेट सक्सेस। यू हो गया आपका सब्जेक्ट, यू हो गया आपका सब्जेक्ट, गेट हो गया आपका मेन वर्ब। तो भाई तुमको सक्सेस मिलेगा ये मैं बोल सकता हूं, लेकिन कब मिलेगा, इफ यू वर्क हार्ड। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यहां कंडीशन आ रहा है ना कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुमको सक्सेस हो जाओगे, तो तुम सक्सेस हो जाओगे, है ना। तो ये आपका कंडीशन बता रहा है, तुम यू विल गेट सक्सेस। तो गेट कब मिलेगा भाई, तुमको सक्सेस कब मिलेगा, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे। तो इस वर्ब के बारे में ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये बन गया हमारा एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। सिंस ही इज इल, हालांकि वह है बीमार, हालांकि क्योंकि वो है बीमार, ही कैन नॉट गो आउट, वह बाहर नहीं जा सकता। वह बाहर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वह बीमार है। तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ये भी रीजन ही दे रहा है ना कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि वह बीमार है। तो याद रखिएगा ये होते हैं हमारे कुछ एडवर्ब क्लॉजेस। तो हम लोग ने यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज को देख लिया, हर एक क्लॉज को देख लिया, हर एक फ्रेज को देख लिया, हर एक चीज को देख लिया। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखे रहिएगा, बहुत यूजफुल है आपके लिए। अब हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। देखो भाई सेंटेंस, नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेंटेंस। चलो भाई अब इस सेंटेंस को समझिएगा। हम लोग ने वर्ड देखा, वर्ड में हर एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच देखा, हम फ्रेज देखा, हम लोग ने क्लॉज देखा। अब हम लोग आते हैं फोर्थ नंबर पे, यानी कि सेंटेंस, यानी कि वाक्य पे। तो भाई वाक्य क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप लोग नॉर्मल से जानते हो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विथ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या हो, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि कंप्लीट सेंस भी दे, विथ द प्रॉपर ग्रामर। लेकिन भैया उसमें प्रॉपर ग्रामर भी होना चाहिए एंड पंक्चुएशन भी होना चाहिए, तभी जाके वो सेंटेंस बनेगा। और आप लोग क्या बोल देते हो, सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ प्रॉपर मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। लेकिन ग्रामर भी जरूरी है, जैसे कि अगर देखो ग्रामर और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीजें जरूरी है। क्यों जरूरी है सेंटेंस के लिए, देखो भाई मैं ये भी मैंने एक सेंटेंस बोला कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। तो भाई मेरे ये वाक्य का मतलब तो आप समझ गए कि बच्चे को बॉयल करके मिल्क पिलाना है, लेकिन मैंने शब्दों को क्या किया, उल्टा सीधा बोला। मैंने सही तरीके से, सही ग्रामर से नहीं बोला कि बच्चे को उबाल कर दूध पिलाओ। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। मुझे बोलना चाहिए बच्चे को दूध उबाल कर पिलाओ, है ना। मैंने एक और सेंटेंस बोला कि मुझे काट कर आम खिलाओ। तो आप बोलोगे सर ये सेंस तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें ग्रामर सही नहीं है। आपको बोलना चाहिए मुझे आम काट कर खिलाओ, है ना। तो ये चीज होना चाहिए। तो याद रखिएगा ग्रामर भी होना चाहिए, पंक्चुएशन भी होना चाहिए, कंप्लीट सेंस भी होना चाहिए, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए सेंटेंस को बनाने के लिए। अब आओ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं।
भाई देखो सेंटेंस हमारे बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक, सिंपल क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं होता। इट इज अ सेंटेंस व्हिच हैज ओनली वन क्लॉज, जिसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं। भाई कंजंक्शन नहीं तो क्लॉज कितना होगा? एक ही होगा ना। अगर एक कंजंक्शन आ रहा है तो दो क्लॉज होने चाहिए, अगर दो कंजंक्शन आ रहा है तो तीन क्लॉज होने चाहिए, ऐसे ही सिलसिला बढ़ता रहता है। तो भाई जिसमें एक ही क्लॉज हो, और वो एक ही क्लॉज कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ये भी तो बताओ, एक ही क्लॉज कौन सा होगा? इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि डिपेंडेंट होता तो वो फिर वो सेंटेंस नहीं बना पाता। अगर डिपेंडेंट क्लॉज होता तो वो सेंटेंस नहीं बना पाता। तो इट इज अ सेंटेंस व्हिच हैज ओनली वन क्लॉज और व्हिच डज नॉट हैव एनी कंजंक्शन, जिसमें कोई भी कंजंक्शन न हो इन इट टू जॉइन टू क्लासेस, ताकि वो दो क्लॉजेस को जोड़ सके। तो ये हो जाता है आपका मीनिंग। ठीक, एग्जांपल देखो, एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी बोल सकता है इंग्लिश। यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तुम सब हो बहुत ही अक्लमंद बच्चे। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं, है ना, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, आप लोग के बारे में बता रहा हूं। तो ये हो गया क्या? सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। अब आओ कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इट इज अ सेंटेंस व्हिच हैज ओनली वन कंजंक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन हो। ठीक, और वो कंजंक्शन कौन सा होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो। टू जॉइन टू क्लॉजेस, और जो एक कंजंक्शन तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, और दो क्लॉज को जोड़ेगा तो दोनों क्लॉज कैसे होना चाहिए? दोनों क्लॉज याद रखना इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। दोनों क्लॉज याद रखिएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है। एक कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम आपके एक कंजंक्शन हो, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही कंजंक्शन हो। और एक कंजंक्शन कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ेगा किसको? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेगा, तो वो हो जाता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब देखो हिंट, यहां पे मैंने हिंट भी दे दिया आपको कंपाउंड सेंटेंस की पहचान के लिए, कि भाई देखो कहीं पे भी ये हिंट दिखाई दे, FANBOYS, फैन बॉयज, याद रख लेना, फैन बॉयज। कहीं पे भी ये कंजंक्शन दिखाई दे, फैन बॉयज, फैन का मतलब, एफ का मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, तो ये कंजंक्शन दिखाई दे और दो क्लॉजेस को जोड़ा गया हो, तो वो सेंटेंस कैसा होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। ठीक है, देखो मैंने कहा ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही सब्जेक्ट, इज यहाँ पे वर्ब, बट क्या है? कंजंक्शन। ही क्या है? सब्जेक्ट, कुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, नॉट क्या है? और विन क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, अब देखो दो क्लॉजेस हुए ना, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये एक क्लॉज, और ही कुड नॉट विन द फाइट, वो जीत नहीं सकता है फाइट को, तो ये दूसरा क्लॉज। दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज कैसे है? दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि मैं किसी को भी बोल सकता हूं ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं आपको बोल रहा हूं तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं आप ही को बोल रहा हूं, तो ये मैं बोल सकता हूं तुमको। ठीक, दूसरा क्या है? ही कुड नॉट विन द फाइट, अरे यार वो फाइट ही नहीं जीत सकता, मैं ये भी बोल सकता हूँ। दोनों बात एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, दोनों बात बोल सकता हूँ। तो दोनों क्या हो गए सर? दोनों इंडिपेंडेंट हो गए, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। अब दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज जोड़ेगा कौन? कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रखना सिर्फ यही होते हैं, फैन बॉयज, FANBOYS, यानी फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये होता है फैन बॉयज। आई हैव टू गो टू वर्क, मुझे जाना है काम पे, मैं सिंपल सी बात बोल सकता हूँ, मैं मुझे जाना है काम पे। बट लेकिन आई एम टू टायर्ड, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ, और मेरे को काम पे जाना है, मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक मीनिंग दे रहा है और एक सेंटेंस बना रहा है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज, और कंजंक्शन क्या है? बट। ठीक है, आई विल किल यू, मैं मार डालूंगा आपको। ठीक, ये एक वाक्य हो गया, ये एक क्लॉज हो गया, एक वाक्य हो गया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, मैं ये किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है। और मैं ये भी बोल सकता हूँ यू विल किल मी, और यू विल किल मी, या तो मैं आपको मार दूंगा या तो आप मेरे को मार दोगे। तो भाई दोनों बात क्या है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रही है। मैं आपको मार सकता हूं, आप मेरे को मार सकते हो, मैं दोनों चीजें बोल सकता हूं, तो दोनों चीजें बोल सकता हूं, तो ये इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, और बीच में कंजंक्शन लगा है और, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो बस हिंट याद रखना, FANBOYS, फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये होता है फैन बॉयज। लास्ट पे आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ लो तो बहुत काम अच्छा हो जाएगा, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। इट इज अ सेंटेंस विच मे हैव मोर देन वन कंजंक्शन। पहली बात, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा कंजंक्शन हो सकता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा, गुड आफ्टरनून सूरज, कैसे हो भाई? तो क्या कह रहा था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज्यादा कंजंक्शन हो सकता है और एक कंजंक्शन भी हो सकता है। ठीक, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है।
और कंजंक्शन कौन सा आएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। पीछे कंपाउंड में क्या आया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया था, इसमें क्या आएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। टू ज्वाइन टू और मोर क्लॉजेस बट, लेकिन इफ टू क्लॉजेस आर ज्वाइंट, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ दो क्लॉजेस ही हैं, भाई देखो दो से ज्यादा क्लॉजेस भी आ सकते हैं, दो क्लॉजेस भी आ सकते हैं, दो क्लॉजेस का मतलब एक कंजंक्शन, दो से ज्यादा क्लॉजेस का मतलब दो कंजंक्शन, मिनिमम दो कंजंक्शन। तो अगर एक कंजंक्शन आ रहा है, दो क्लॉजेस आ रहे हैं, तो दो क्लॉजेस में से कम एक क्लॉज आपका इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बाकी दूसरा डिपेंडेंट। और ये बात याद रखिएगा, मैं आपको फिर से हिंट के तौर पे दिखा देता हूं। जैसे कि इसकी जब मैंने बात की थी कंपाउंड की, तो कंपाउंड में आपका एक कंजंक्शन आएगा, एक ही कंजंक्शन आएगा, और वो कंजंक्शन कौन से होंगे, ये वाले होंगे, यानी कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। अच्छा, एक कंजंक्शन जोड़ेगा किसको, दो क्लॉज को जोड़ेगा ना भाई, कंजंक्शन एक है तो जोड़ेगा किसको, दो लोग को जोड़ेगा। अब दोनों क्लॉज कैसे होने चाहिए सर, दोनों क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए, दोनों क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पहली बात आपका हिंट के तौर पे देख लो, ये कंजंक्शन आ सकता है इफ, व्हेन, व्हाइल, इफ, बिकॉज, एज, सिंस, सो, as soon as long as, unless, until, although, that, who, whom, which, etc. ये कंजंक्शन आ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में एक कंजंक्शन आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो कंजंक्शन कौन सा होगा, ये वाला कंजंक्शन, यानी कि हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। हाँ, अगर एक कंजंक्शन आ रहा है तो क्लॉजेस कितने होंगे, दो क्लॉजेस होंगे, मिनिमम दो क्लॉजेस होंगे, लेकिन दो में से याद रखना एक डिपेंडेंट होना जरूरी है, एक डिपेंडेंट होना जरूरी है। और अगर एक डिपेंडेंट है तो वो डिपेंड किस पे करेगा, इंडिपेंडेंट पे। तो आप बोलोगे दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। ठीक है, आपने ये चीज समझ लिया। कंपाउंड सेंटेंस मतलब एक कंजंक्शन, दो क्लॉज और दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब अगर एक कंजंक्शन है तो वहां पे दो क्लॉज जोड़ेगा और दोनों में से एक क्लॉज क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। यही दोनों के बीच का अंतर है। तो यही सेंटेंस है, देखो, Although he was wealthy, he was unhappy। अब मैं किसी को भी बोल सकता हूं वो खुश नहीं है, वो he was unhappy, वो खुश नहीं था। ठीक, मैं ये बोल सकता हूं। लेकिन क्या मैं किसी को बोल सकता हूं हालांकि वह बहुत ही अमीर है, हालांकि वह बहुत ही अमीर है, तो ये एक तरीके से क्या हुआ, ये सर डिपेंडेंट हुआ, क्योंकि ये किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट भी है, यहाँ वर्ब भी है, यहाँ सब्जेक्ट भी है, यहाँ वर्ब भी है, तो ये पार्ट इस पे डिपेंड कर रहा है। ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट है। ठीक है, और ऑल्दो यहाँ कंजंक्शन है। नेक्स्ट देखो, whenever prices goes up, customer buy less products। तो मैं कभी भी बोल सकता हूं कस्टमर बहुत कम खरीद रहे हैं, कस्टमर्स बाय लेस प्रोडक्ट्स। मैं ये कभी भी बोल सकता हूं, ये क्या हुआ, ये हो गया इंडिपेंडेंट। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं जब भी प्राइस ऊपर बढ़ेगा, तो मैं क्या इतना बोल सकता हूं जब भी प्राइस ऊपर बढ़ेगा, सर ये मैं कभी भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अधूरी बात है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। इफ यू कम हियर, अगर तुम यहां आते हो तो आई विल टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। तो भाई देखो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा ये मैं बोल सकता हूं, तो ये बात कैसी हो गई, ये इंडिपेंडेंट हो गई, ये इंडिपेंडेंट हो गया, है ना। आई सब्जेक्ट और टीच हो गया मेन वर्ब। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं किसी को, अगर तुम यहां आते हो तो, इतना बोल के मैं चुप नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पार्ट क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, ये पार्ट डिपेंडेंट हो गया। और इफ यहाँ पे कंजंक्शन है तो ये बना हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम लोग ने फ्रेज पढ़ लिया, सेंटेंस क्लॉजेस पढ़ लिया, सेंटेंस भी पढ़ लिया, और यहाँ पे सेंटेंस के तीनों प्रकार को भी पढ़ लिए। क्या यहाँ पे कोई डाउट है? अब देखो भाई सेंटेंस को देखो, अब सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं तीनों के तीनों, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में नो कंजंक्शन, नो कंजंक्शन। कंपाउंड में कंजंक्शन तो आएगा, और वो भी कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि कौन सा, फैन बॉयज, FANBOYS, फैन बॉयज, यही आएगा। और कॉम्प्लेक्स में आपका एक डिपेंडेंट होना जरूरी है, एक डिपेंडेंट होना जरूरी है। ठीक, आओ देखो यहाँ पे सारा हिंट मैंने दिया है। मैंने लिखा वी मस्ट इट टू लिव, हम लोग को जरूर से खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन आया नहीं आया, तो ये सेंटेंस कैसा, सिंपल सेंटेंस। अगला देखो, इसी को मैंने कंपाउंड में चेंज किया तो भाई क्या बन गया, वी मस्ट ईट, हम लोग को जरूर खाना चाहिए, और या फिर वी कैन नॉट लिव, नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। हम लोग को जरूर खाना चाहिए या फिर हम लोग को जिंदा नहीं रहना चाहिए, ये दोनों चीजें हो गई। तो भाई यहाँ पे और आया, ये भी एक क्लॉज, ये भी एक क्लॉज। अब वी मस्ट ईट मैं ये भी बोल सकता हूँ, वी कैन नॉट लिव मैं ये भी बोल सकता हूँ, दोनों चीजें बोल सकता हूँ। तो ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, और ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों चीजें हो गई। अब देखो कॉम्प्लेक्स देखो, ठीक, और कंजंक्शन देखो, फैन बॉयज में ओ वाला और रहता है,
कॉम्प्लेक्स, इफ वी ईट, अगर हम लोग खाते हैं तो, अगर हम लोग खाते हैं तो वी कैन लिव, तो मैं वी कैन लिव बोल सकता हूं। वी कैन लिव कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं इफ वी ईट, इफ वी ईट कह के मैं चुप नहीं हो सकता हूं। इसका मतलब ये पार्ट हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। अगला देखो एग्जांपल सिंपल का, बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल यू विल क्रैक द एग्जाम। मेरे बाय क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। सब्सक्राइबिंग माय चैनल, बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से यू विल क्रैक द एग्जाम, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आया, तो ये सिंपल सेंटेंस। अब इसी को मैं कंपाउंड में बना रहा हूं, मैंने लिखा सब्सक्राइब माय चैनल, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ये क्या है भाई, ये V1 से शुरुआत हो रहा है, ये V1 से शुरुआत हो रहा है, यानी कि ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू विल क्रैक द एग्जाम, और आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो भैया ये एंड यहाँ पे क्या आया सर, ये आपका एंड ये वाला आया, यानी कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये क्या है, मैं किसी को भी बोल सकता हूं मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं ये बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं सब्सक्राइब माय चैनल एंड, और यू विल क्रैक द एग्जाम, मैं ये भी बोल सकता हूं यू विल क्रैक द एग्जाम। तो भाई ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो इंडिपेंडेंट दोनों के दोनों है और कंजंक्शन एंड है, यानी कि फैन वॉइस में से एक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस। अब इसी को मैं कॉम्प्लेक्स भी बना रहा हूं। कॉम्प्लेक्स बनाते टाइम इफ यू वर्क, इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो यू विल क्रैक द एग्जाम। तो भाई यू विल क्रैक द एग्जाम मैं पहले भी बोल रहा था, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्या मैं किसी को बोल सकता हूं इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, अगर तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो, नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अधूरी बात है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और डिपेंडेंट क्लॉज है, और इफ कैसा कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग, इफ आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये था हमारा सेंटेंस के बारे में कुछ बातें, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो हमारे टोटल 5 प्रकार के होते हैं। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। उन पांचों प्रकार को देखो आप लोग। पहला होता है एजरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी सामना करवाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। एजरेटिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जहां पे सिर्फ बातों को बयां किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहां पे एक प्रश्न पूछा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस, जहां पे आप किसी को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड, ये सारी चीजें देते हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे आप एकदम अचानक से शॉक हो जाते हो और कोई अजीब सी चीजें देखने को मिल जाती है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जहां पे आप किसी को ब्लेसिंग देते हो, प्रे करते हो, विश करते हो, ये सारी चीजें। एक एक करके सब देखो। एजरेटिव सेंटेंस, एजरेटिव सेंटेंस क्या होता है, टू डिक्लेयर और टू से नॉर्मल स्टेटमेंट। किसी भी स्टेटमेंट को नॉर्मल तरीके से बोलने के लिए हम एजरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज बोलने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एजरेटिव सेंटेंस। एजरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के, एक पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लग जाता है फुल स्टॉप। लेकिन नेगेटिव बनाते हो तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक वर्ड लग जाता है नॉट, जो कि एक एडवर्ब होता है, उसके बाद मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। ये हो जाता है सीक्वेंस, ठीक है। आओ एग्जांपल देख लो। एग्जांपल आप लोगों को पता है, वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, वी हैव टू वर्क हार्ड, दे डू नॉट लाइक रनिंग, उन लोगों को दौड़ना नहीं पसंद है, ठीक। ये हो जाता है। आओ अगला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। भाई देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं दिखाता हूं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब आप किसी से इंटेरोगेट करते हो या फिर पूछते हो, जब भी आप किसी से पूछते हो या इंटेरोगेट करते हो तो आपको यूज करना होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक होता है हमारा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। जहां पे डायरेक्टली किसी से प्रश्न पूछा जाए उसी को कहेंगे हम लोग डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। भाई ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड, जो आप लोग पढ़े हुए हो। क्लोज एंडेड क्या होता है, जहां हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये होता है क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो यस या तो नो में जवाब देता है, इसीलिए इसको यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक।
एग्जाम्पल, आर यू स्टडिंग प्रॉपरली, क्या तुम पढ़ रहे हो अच्छे से? तो आप बोलोगे यस या नो, यही तो जवाब दोगे। तो यस और नो का जवाब कौन देता है? क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये डायरेक्टली पूछा जा रहा है, तभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब जाओ इसके दूसरे पार्ट पे, यानी ओपन एंडेड। और ओपन एंडेड की शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से, और क्वेश्चन वर्ड के बाद ये पूरा ऊपर का सीक्वेंस एज इट इज, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। अब एग्जांपल देखो, व्हाट आर यू स्टडिंग दीज डेज, इधर बीच तुम क्या पढ़ रहे हो? तो ये सारी चीजें हो गई। व्हाट आया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आर आया हेल्पिंग वर्ब, यू आ गया सब्जेक्ट, स्टडिंग आ गया मेन वर्ब, और ये आपका दीज डेज, व्हेन की बात, व्हेन का जवाब हो रहा है ना, कब, दीज डेज, तो ये एडवर्ब फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडवर्ब फ्रेज, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो ये डायरेक्टली पूछा जा रहा है, ये सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है। अब देखो इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, जो कि आपको कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो मैंने कहा आई वांट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट योर नेम इज, तुम्हारा नाम क्या है, और उसके बाद मैंने लगा दिया फुल स्टॉप। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो भाई एक बात बताओ, क्या मैंने यहाँ पे प्रश्न पूछा? बिल्कुल प्रश्न पूछा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पूछा, डायरेक्ट वे में नहीं पूछा। डायरेक्ट वे में पूछना होता तो मैं सीधे बोलता व्हाट इज योर नेम। अगर इनडायरेक्ट वे में पूछना है तो आप बोलोगे आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। यहां पे क्या होता है, यहां पे व्हाट के बाद देखो सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। यहां पे क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। यही अंतर है आपका किसमें, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आए हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट। डायरेक्ट मैंने अभी आपको बता दिया, डायरेक्ट मैंने आपको अभी बता दिया कि जब डायरेक्टली पूछा जाए, अ सेंटेंस दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, इफ क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड कम टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस। अब यहाँ पे ये पॉइंट पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कि अगर क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड कम टुगेदर, अगर एक साथ आ जाए एक वाक्य में, ठीक है, इन अ सिंगल सेंटेंस, इन दिस केस, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, द फर्स्ट सेंटेंस विल बी इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। जो पहला सेंटेंस है वो किस में होना चाहिए सर, वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। जो भी पहला होगा वो इंटेरोगेटिव में होगा, ये बात याद रखना। अगर क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों के दोनों अगर एक वाक्य में आ जाए, तो जो पहला क्लॉज होगा वो इंटेरोगेटिव में होगा, और जो दूसरा क्लॉज होगा वो एजरेटिव में होगा। एजरेटिव अभी आप लोग ने पढ़ा है, एजरेटिव फॉर्म में होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आए हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कहां जा रहे हो? तो भाई देखो सेंटेंस मे से शुरू हुआ, तो मे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, और आई क्या है, सब्जेक्ट, नो क्या है, मेन वर्ब। तो भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो उसको क्या कहते हैं सर? अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, फिर सब्जेक्ट आए, फिर मेन वर्ब आए, फिर ऑब्जेक्ट आए, फिर इंट्रोगेटिव साइन आए, तो वो हो जाता है हमारा क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो भाई देखो यहां पे ये क्लोज एंडेड बन गया, और यहां पे अभी मैंने बताया कि इन दिस केस जब भी दो क्लोज और ओपन एक साथ आ जाए, तो जब भी हम पहला सेंटेंस देखते हैं, पहला क्लॉज देखते हैं, तो वो क्लॉज किस में होना चाहिए, इंट्रोगेटिव में होना चाहिए। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं, तो ये तो इंट्रोगेटिव में है। फिर उसके बाद आया वेयर, वेयर क्या है, क्वेश्चन वर्ड, वेयर आपका क्या है सर, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड। तो भाई दूसरा क्या होना चाहिए, एंड द सेकंड सेंटेंस मस्ट बी इन एजरेटिव फॉर्म, यानी दूसरा जो सेंटेंस होना चाहिए वो एजरेटिव में होना चाहिए। एजरेटिव मतलब सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऐसा होना चाहिए। फिर वेयर के बाद यहां आर आ रहा है, और वेयर के बाद अगर आर आता है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये फिर आपका ओपन एंडेड हो जाएगा, ओपन एंडेड हो जाएगा, इसलिए यहां पे वेयर के बाद आर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दूसरा क्लॉज एजरेटिव फॉर्म में होना चाहिए। एक ही सेंटेंस में अगर ओपन और क्लोज दोनों आ जाए, तो दूसरा वाला होगा उसको नॉर्मल फॉर्म में रखना, और पहला वाला जो होगा उसको इंट्रोगेटिव के फॉर्म में रखना। तो ये देखो इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं, ये इंट्रोगेटिव में, इसमें ऑलरेडी आपने प्रश्न पूछ लिया, तो फिर दोबारा प्रश्न की जरूरत नहीं है, इसलिए आप बोलोगे वेयर आर यू, नहीं वेयर यू आर गोइंग। मे आई नो वेयर यू आर गोइंग, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो? तो याद रखना यहां पे ये पार्ट हो जाएगा, मे आई नो वेयर यू आर गोइंग, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। मे आई नो वेयर आर यू गोइंग ये नहीं होगा, ये गलत सेंटेंस होगा, और ये सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुड यू टेल मी, भाई कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है, सब्जेक्ट, टेल क्या है, मेन वर्ब। तो ये ऑलरेडी इंटरोगेट कर लिया कि क्या तुम मुझे बता सकते हो, कुड यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। फिर आया व्हाई, क्यों, डिड यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, क्यों तुम सच नहीं बोलते,
क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्यों तुम सच नहीं बोले थे, ये चीज है। तो भाई यहां पे डिड नहीं आएगा और यहां यू नहीं आएगा, आपको पहले बोलना होगा वाई डिड नहीं, वाई यू डिड नॉट, वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, वाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये हो जाएगा। और उसके बाद इंट्रोगेटिव का साइन, और ये इंट्रोगेटिव का साइन क्यों है, क्योंकि सेंटेंस हमारा कुड से शुरू हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात, जल्दी बताइए भाई। मे आई नो वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो। और वाई के बाद क्या आया, सब्जेक्ट आया, तो भाई बिल्कुल सही है। अगर वाई के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आता तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मे आई नो whom डू यू वांट टू टॉक, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किससे बात करना चाहते हो। तो देखो whom के बाद क्या आया, डू आया और यू आया, नहीं, whom you do want to talk, whom you do want to talk। लेकिन जब आपने देखा कि सर डू आया है, डू दो जगह आता है, या तो डू आता है नेगेटिव में या तो डू आता है इंट्रोगेटिव में, तो ये पार्ट तो हमारा एजरेटिव में होना चाहिए ना, सेकंड पार्ट एजरेटिव में, फर्स्ट पार्ट आपका इंटेरोगेटिव में। तो ये तो इंटेरोगेटिव में है, क्यों इंटेरोगेटिव में है, क्योंकि सर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर आपका मेन वर्ब, ठीक। लेकिन यहां पे आपका गलत हो गया। अब देखो यहां पे अगेन गलती क्या है कि सर यहां डू लगा है तो डू यहां नहीं लगेगा, डू को काटना पड़ेगा, क्योंकि डू आपका या तो हेल्पिंग वर्ब में आएगा, या डू काम किसका करता है, हेल्पिंग वर्ब का, तो डू आपका या तो नॉट में आएगा। अगर यहां नॉट लगता तो सही हो जाता जैसे ऊपर वाले में था, लेकिन यहां पे डू नहीं आएगा, तो हो जाएगा सेंटेंस मे आई नो whom you want to talk to, तुम किससे बात करना चाहते हो, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस। समझ में आया एक बात। तो ये देखिए इनडायरेक्ट का है। अब आ जाओ थोड़ा सा डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को भाई पढ़ लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या है भाई, जहां पे डायरेक्टली पूछा जाए, अ सेंटेंस दैट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा ये इनडायरेक्ट है, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। जो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है उसको कभी भी इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर से फर्क नहीं पड़ता। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपका इन डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, ठीक। आगे देखो, नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट नॉर क्वेश्चन मार्क। तो भाई ना तो आपका हेल्पिंग वर्ब आता है यहाँ पे, और किसके पहले, हेल्पिंग वर्ब किसके पहले नहीं आता, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, पहली चीज। दूसरी चीज क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता, क्योंकि आपका इसमें शब्दों में ही क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्जाम्पल देखिएगा जरा, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि, भाई आई वॉन्ट टू नो आपने पहले ही बोल दिया मैं जानना चाहता हूं, यानी कि आप पूछ रहे हो मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट योर नेम इज। तो भाई व्हाट योर नेम इज ये गलत है, व्हाट इज, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो व्हाट आया, व्हाट के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब आ गया। तो व्हाट योर नेम इज बिल्कुल सही सेंटेंस है, मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो मैं जानना चाहता हूं व्हाट योर नेम इज। अगर मैं पूछता व्हाट इज योर नेम तो ये इंट्रोगेटिव होता है ना। अगर मैं बोलता व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहां पे इंट्रोगेटिव होता, मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता, यहां पे पूछ रहा है। लेकिन भाई इस पार्ट में पूछवाना नहीं है, पूछवाने का काम ऑलरेडी इसमें हो गया, आई वांट टू नो में हो गया। अगला देखो, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया था कि वाई डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट, वाई डिड यू कॉल मी। भाई वाई के बाद अगर डिड लगा रहे हो तो ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, और क्वेश्चन सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बोल दिया आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया, वाई के बाद आपको डिड को काटना पड़ेगा, वाई यू डिड कॉल, वाई यू डिड कॉल, लेकिन डिड क्या होता है, V2 होता है ना। तो यहाँ पे कॉल, भाई देखो डिड कहां आता है, डिड दो ही जगह आएगा, या तो निगेटिव सेंटेंस में आएगा जहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, या फिर इंटेरोगेटिव में आएगा, इंटेरोगेटिव में आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या रखना होता है, एजरेटिव रखना होता है। दूसरा वाला एजरेटिव रखोगे तो यहां से डिड कट जाएगा, तो वाई यू कॉल, भाई डिड क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, डिड क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ना। तो यहाँ कॉल का सेकंड फॉर्म यानी कि कॉल्ड हो जाएगा, तो वाई यू कॉल्ड मी लास्ट नाइट, ये सेंटेंस हो जाएगा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया था कि क्यों तुमने कॉल किया था आखिरी रात में, लास्ट नाइट, ठीक है। अगला देखो, न्यूटन वांटेड टू नो, न्यूटन जानना चाहता था, वांटेड टू नो, न्यूटन जानना चाहता था। अब देखो जानना चाहता था, ये ऑलरेडी क्या पूछ लिया है, इनडायरेक्ट को इंट्रोगेटिव हो गया। अब जानना चाहता था फिर क्या,
वाई डिड, जब वाई डिड मैंने लिखा है ना तो ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया, लेकिन मुझे एजरेटिव में रखना है तो डिड को मैंने काट दिया। वाई द एप्पल फॉल, फॉल भाई डिड क्या था, V2 था, तो V2 करना है तो भाई फॉल का क्या हो जाएगा, फेल, फॉल, फेल, 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 वाई फेल, FELL, ठीक है, ये हो जाता है V2। वाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड, न्यूटन वांटेड टू नो, न्यूटन जानना चाहता था कि वाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड, कि एप्पल जो है वो जमीन पे क्यों गिरा, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा था उससे, तो आस्क्ड में ऑलरेडी क्या हो गया, इंटेरोगेट हो गया, फिर वाई ही कॉल्ड मी अ फूल, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर यहीं पे सेंटेंस को चेंज कर लेता, वाई डिड ही कॉल मी, वाई डिड ही कॉल मी अ फूल, तो ये आपका गलत हो जाता, ये गलत हो जाता, याद रखिएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही कॉल्ड मी अ फूल, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाई के बाद सब्जेक्ट आ गया और यहाँ वाई के बाद डिड आ गया। तो भाई अगर मैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूँ व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल, उसने मेरे को क्यों फूल बोला, ठीक है, उसने मेरे को क्यों फूल बोला, क्यों पागल बोला, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव, लेकिन ये नॉर्मल सेंटेंस में रहेगा। तो भाई ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आए हुए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। चलो देखो, एक इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो या ऑर्डर करते हो या कमांड करते हो या एडवाइस करते हो या वार्निंग देते हो या किसी को प्रपोजल देते हो या किसी को सजेशंस देते हो, तो याद रखिएगा ROCAWPS, ठीक है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रपोजल और यहाँ पे सजेशंस, ये सेंटेंस हो जाते हैं आपके इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो स्ट्रक्चर होगा मेन वर्ब से शुरुआत होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक, मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर नेगेटिव बनाना हो तो डू नॉट लगा लो, फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन किसी को सजेशन देना हो या किसी के सामने आप कोई प्रपोजल रख रहे हो तो आप शुरुआत करोगे लेट से, आप शुरुआत करोगे लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट नंबर 1, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट नंबर 2, ये हो जाएगा सीक्वेंस आपका, ठीक। एग्जांपल देखो, वर्क हार्ड, डू नॉट गो देयर, प्लीज गिव मी सम फूड, लेट अस स्टडी इंग्लिश, चलो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश, तो ये एक तरीके से क्या दे रहा है, सजेशन ही तो दे रहा है, चलो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस इंपरेटिव। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वह सेंटेंस होता है दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जो फीलिंग्स को दर्शाता है, इमोशंस को दर्शाता है, रिएक्शंस को दर्शाता है, या फिर किसी भी कभी सरप्राइज को भी दर्शाता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, दो स्ट्रक्चर है, या तो व्हाट से शुरू हो सकता है या तो हाउ से शुरू हो सकता है। व्हाट के बाद लगेगा एडजेक्टिव, फिर नाउन, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर मैं हाउ से शुरुआत करूं तो हाउ के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये चीजें हो जाएंगी। देखो मैंने लिखा What a liar he is, what a liar he is, तो what क्या हो गया, what हो गया, a liar क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, he क्या है, सब्जेक्ट है, is क्या है, मेन वर्ब, what a liar he is। अच्छा, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिख सकता है आपको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिख सकता है, दिखेगा ज्यादातर में। तो what a liar he is, कितना बड़ा झूठा है ये एक सेंटेंस का मतलब हो गया, what a liar he is। अगला देखो, What an exciting movie it was, कितना एक्साइटिंग मूवी था वो, ठीक है, वह कितना एक्साइटिंग मूवी था। तो what हो गया, एन हो गया, एक्साइटिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मूवी क्या हो गया, नाउन हो गया, इट हो गया आपका प्रोनाउन, मूवी के बाद इट लगाया ना, मूवी के लिए इट लगाया है, और इट वाज हो गया, वाज मेन वर्ब, ठीक है। कितना एक्साइटिंग मूवी था वह। हाउ क्लेवरली शी लाइड, कितने क्लेवरली, समझदारी से, शी लाइड, उसने झूठ बोला था। तो भाई हाउ आया, हाउ के बाद क्लेवरली क्या है, एडवर्ब है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, लाइड क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। आगे देखो, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितने खूबसूरत हो तुम, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तो भाई ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और यू क्या हो गया, सब्जेक्ट, आर क्या हो गया, मेन वर्ब, हाउ, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। एक लास्ट हमारा बचा हुआ है जिसको आप लोग कहते हो ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्यों यूज होता है, कभी भी किसी को ब्लेसिंग देने के लिए या कर्स, श्राप देने के लिए या प्रे करने के लिए या विश करने के लिए हम यूज कर लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, मे से शुरुआत होगी भाई, मे के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V1 और V1 के बाद दो चीजें आ सकती हैं, या तो फुल स्टॉप या तो एक्सक्लेमेटरी मार्क। एग्जांपल देखो, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट वेल सून, मे यू रॉट, मे यू गॉट इन हेल्थ, ठीक है, मे यू गॉट इन हेल्थ,
ठीक है, ये चीजें हो जाएंगी। तो चलिए भाई, आज हम लोग यहीं तक अपना क्लास रखते हैं। पहली बात, ये बात याद रख लेना कि इसका पूरा का पूरा बेसिक मैंने अभी आपको समझा दिया है कि क्या होता है, हर एक प्रकार को समझा दिया है कि आपका वर्ड क्या होता है। वर्ड हमारे 8 प्रकार के वर्ड्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे हमारे वर्ड्स होते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग ने देखा फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता है शब्दों का, जिसको हिंदी में वाक्यांश कहते हो, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें कोई भी आपका क्या ना हो सर, उसमें कोई भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, उसी को हम लोग फ्रेज कहते हैं। वो शब्दों का समूह तो होता है लेकिन आपका कोई वर्ब नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेज, और वो काम एक जैसा करता है। फिर हमने क्या देखा, फ्रेज के 5 प्रकार, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, वर्बल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और अपना फ्रेजल वर्ब। फिर हम लोग ने क्या देखा, क्लॉज देखा। क्लॉज क्या होता है सर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन तो होता है और वो एक जैसा काम करता है। ठीक है, फिर हमने क्लॉज देखा 2 प्रकार के, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसी पे निर्भर नहीं करता, उसको अगर अकेले लिखोगे तो वो सेंटेंस बनाएगा, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज निर्भर करता है, वो किस पे निर्भर करता है, इंडिपेंडेंट पे निर्भर करता है। ठीक है, तो आपने हम लोग ने ये देखा। फिर डिपेंडेंट क्लॉज 3 प्रकार के, आपका नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये होता है। फिर हम आ गए सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बारे में हम लोग देखा। सेंटेंस 3 प्रकार के, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस नो कंजंक्शन, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें एक कंजंक्शन होगा और एक कंजंक्शन 2 क्लॉजेस को जोड़ेगा, और दोनों क्लॉज कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सर एक कंजंक्शन, मिनिमम एक कंजंक्शन, मैक्सिमम तो आपके ऊपर है कि जितना कंजंक्शन लगाओ, लेकिन अगर एक कंजंक्शन है तो उस 2 क्लॉजेस को जो जुड़ेगा उसमें से एक क्लॉज डिपेंडेंट होना जरूरी है, वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर उसके बाद, हाय बसंती, क्या बात है। फिर उसके बाद क्या था, फिर हम लोग ने पढ़ा सेंटेंस के, सिंपल सेंटेंस के 5 प्रकार, जिसमें एजरेटिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड, और एक हमारा ये सारी चीजें, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव किसमें थे, 2 प्रकार के, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। फिर हमने देखा इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लास्ट में ये ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये सारा का सारा हम लोग ने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। इन वीडियोस को देख लो, काफी चीजें आपको समझ में आएगी। तो ठीक है, अब हम लोग किसी एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, और हो सकता है आज नहीं तो कल आपको एक चैप्टर का भी वीडियो मिल जाएगा। तो आर्टिकल चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, उसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग पढ़ लेना उसको अच्छे से। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और कल, हाँ एक बात और, शाम को 6 बजे आपका रूट वर्ड्स, और वो भी उन रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हाँ प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के सामने डिस्कस होगा। ठीक है, तो शाम को जरूर मिलेगा, शाम को 6 बजे हमारी क्लास होगी। तब तक के लिए भाई बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना अपना डाउट, कोई भी डाउट हो, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो अपना डाउट आप लोग कमेंट में पूछ लिया करो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। शाम को 6 बजे मिलते हैं भाई। हेलो।